जरका पंचायत के पिछले 10 वर्षों के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि पालीगंज के जरका पंचायत का कितना विकास का कार्य इनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ और अब के जो कार्यकाल रहा है वो कितना विकास हुआ है। ये दोनों के अंतराल में, चूँकि अभी वर्तमान में ये है नहीं, तो अपने पिछले किए गए कार्यों को और अभी के कार्य को ये किस तरह से ये समीक्षा करते हैं, ये पूरी जानकारी हम इनसे खास बातचीत में करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, ये जरका पंचायत के पिछले आपने 10 वर्षों में कार्यकाल कैसा रहा आपका, और इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं? हमारे कार्यकाल का समय है 2006 से 11, 2011 से 16। मैं 2 टर्म लगातार चुनाव जीता हूं और अपने पंचायत में विकास के हर बिंदु पर काम किया है। हर बिंदु पर काम किया। जो सरकार के जो भी सरकारी चीज़ हमको आवंटन किया उसको हम ज़मीन पर, धरातल पर उतारने का काम किया है। जैसे जिस वक्त हम 2006 में जब चुनाव में आए और हमने जीता चुनाव को, तो पंचायत की स्थिति जर्जर थी। न किसी का पेंशन था, न हमारे कहाँ के ज़मीन चलने लायक था। गली नाली सब कच्चा पड़ा हुआ था। मैंने ये देखा कि मेरा पूर्व का जो किया हुआ कार्य है वो भी खंडित बना हुआ है, खंड कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। किस लिए? नल जल का कार्य करने में सारा पक्कीकरण कार्य को तोड़ करके उसी तरह छोड़ दिया गया है, जो आदमी को आवागमन, चलने फिरने में परेशानी उठाने पड़ रहा है। नल जल का कार्य इतना बाधित हुआ है कि जितना सरकार का इसमें राशि का लॉस हुआ है, उस हिसाब से जल नल का कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं हो सका, ठीक ढंग से उसको पूरा नहीं किया गया। अभी तक कार्य पेंडिंग है। आपके पंचायत में अभी मूलभूत क्या समस्या है? अभी मूलभूत समस्या है, सबसे पहले तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा हमारे यहाँ की स्थिति जर्जर चल रही है, जिस पर किसी भी प्रतिनिधि का उस पर निगाह नहीं जा रहा है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, शिक्षा पर कोई भी अति नहीं देता है। जैसा कि आपने बताया कि हमने पिछले कई बिंदु पे हमने काम किया, तो किन किन बिंदुओं पे काम किया? बिंदु पर जी, मैंने जैसे हमारे यहाँ जितने भी गरीब वर्ग के लोग थे जो बीपीएल से जुड़ते थे, उनका कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने उनको वृद्धा पेंशन, उम्र के हिसाब से वृद्धा पेंशन जोड़ने का काम किया, विधवा पेंशन जोड़ने का काम किया, निःशक्ता पेंशन का काम किया, जो हम परिपूर्ण 10 साल के अंदर में पूर्ण किया, जो एक भी हमारे कलम से नहीं बच सके, सबको कार्य किया। उसके बावजूद भी कई शिकायत मिली है। हमने जाके आपके पंचायत का भी मुआयना किया था, लोगों से मिला, उसके बावजूद भी कई शिकायतें आ रही हैं कि वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिला है। जी, कॉलोनी की जहाँ तक बात है, तो जिस हिसाब से कोटा मिला उस वक्त एसटी या एससी के लिए हमने फुल कोटा कर दिया था। अब अगर उसके बाल बच्चे अलग होकर को डिमांड करते कि हमको कॉलोनी नहीं मिला, तो ये गलत बात है। बाल बच्चे अलग होकर को कॉलोनी का डिमांड करें, न कि हमारे रीजन में जितने भी घर के मुखिया थे उनको कॉलोनी से परिपूर्ण किया गया है। को सरकार से फंड आवंटन था, उस हिसाब से मैं हर काम को अंजाम देने का काम किया। ज़्यादा या बेस जो भी काम पंचायत में मैंने 10 साल के अंदर किया फंड के हिसाब से, तो करीब हाँ, ये भेदभाव नहीं चलता है, लेकिन अभी चुनाव में इस चीज़ को लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कभी चलता है, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं चलता है, लेकिन चुनाव में अभी मुद्दा वो लोग उठाए हुए हैं हिंदू मुस्लिम का बात। हिंदू मुखिया हो, मुस्लिम मुखिया नहीं हो, हिंदू बार बार मुस्लिम मुखिया तो हो, ये तो कानूनन गलत है। किसी जात बिरादरी कहती नहीं। सुविधाएं जो मिलती हैं जी, और दलित लोगों को नहीं मिलता है, कुछ वैसे ऊपर वालों को मिलता है, ऐसा कुछ है आपके यहाँ? क्या दलित लोगों को? जैसे दलित समुदाय के लोग उन सब सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे यहाँ के दलित कोई सुविधा से वंचित नहीं है, ये तो गलत बात है। शिक्षा उसको समान रूप से दिया जा रहा है, तो पढ़ने के लिए नहीं जाता, उसके पास कपड़ा, खाना पीना सारा चीज़ मुहैया कराया जाता है। इंदिरा आवास का हम अलॉटमेंट किए, उसके परिवार को पेंशन हमने बनाया है, तो फिर इसमें वंचित कैसे रखा जा रहा है उन लोगों को? एक और मुख्य सवाल है कि वहाँ पे आपके पंचायत जल जमाव की समस्या बहुत ही गंभीर स्थिति है। जल जमाव का रास्ते पे भी है और अंदर पूरी वार्ड में भी, हमने वार्ड में भी जाके जी, जल जमाव के कारण है। ये कारण भी है कि लोग वार्ड नंबर 3 की पूरी जो आपने जो सोलिंग करवाया था, सोलिंग नहीं, पूरे ढलाई किया हुआ है। वार्ड नंबर 3 में हमने नहीं ढलाई कराई, एक गली सिर्फ ढलाई हुई है, बाकी नहर कच्चा है। वार्ड नंबर 3 की जब बात करें तो उसके बाद वार्ड नंबर 3 में
जो और 6 दोनों मिलकर स्कूल जो चली जाती है सड़क, वो पूरा कार्य किया हुआ। अभी ऊपर से विधायक ढलैया किए है ना, आधा हमारा काम किया हुआ, नीचे सोलिंग हमारा सब किया हुआ। लोग ये भी शिकायतें कर रहे हैं कि पहले ही काम नहीं हुआ तो अब क्या काम होगा। तो ये तो जनता अलग बात है कि कहते हैं कि जनता के जैसे इतनी बड़ी बातें है कि वो राशि देखकर नहीं बोलता है, वो सिर्फ सोचता है कि एक ही बार में सारा काम हो जाए। तो उतना फंड आएगा तभी तो आदमी कर पाएगा। जनता तो सोचता है कि हमारे घर आंगन सब चीज़ बराबर कर देवे लेकिन फंड तो भी तो देखना होगा। आवश्यकताएँ अनंत है, इंसान के पास आवश्यकताएँ अनंत है, साधन तो सीमित होता है ना, साधन सीमित मिलता है। इसलिए आदमी विकास करते ही करते करते, जैसे हम बोल रहे हैं कि आज जो भी चल रहे हैं गाड़ी जो भी हमारे कहाँ जा रहा है ये मेरी देन है। आप पैदल भी नहीं गांव में घुस सकते थे, ये स्थिति था। पैदल भी जरखा में नहीं घुस पाते किधर से, और गाड़ी या बाइक के क्या सवाल कर रहे हैं। आपके समय में ये पूछिए पंचायत में जाके जनता से पूछिए, मैं प्रतिनिधि अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। पूछिए कि जिस वक्त मुखिया जी बने थे क्या जरखा का हालात इसी तरह था कि हालात सुधरा। इसको भी मूल्यांकन करना होगा कि क्या मुखिया जी के बनने से पहले ये हालत ठीक था या मुखिया जी के बनने के बाद भी हालत उसी है। नहीं, हमारे कहाँ जिस तरह विद्यालय जो कह रहे हैं 3 नंबर में जाने के लिए, इतना में हम लोग जाते थे, इतना मैंने कपड़ा उठा करके, उधर एक देवता स्थान है, देवी स्थान है, उसमें पूजा करने के लिए लोग वंचित हो रहे थे, नहीं जा पाते थे। विद्यालय है उसी जगह, स्कूल जाने में इतना कर जाना पड़ता था। इस तरह की स्थिति था। जिस नहर से आप गुजर रहे हैं, हम नहर में कहीं गए होंगे, नहर से जो बीच जहाँ टेम्पो स्टैंड है उससे सीधे नहर से जाइएगा, आप पैदल भी नहीं जा सकते थे अंदर। इतना नहर जर्जर स्थिति में एकदम गीला, इतना ट्रैक्टर से बाहर से मिट्टी मंगवा के डलवाए उसमें, फिर सोलिंग किया, फिर ढलैया किया, 3 काम किया। यहाँ से रेगनियाडीह 1 किलोमीटर है, उस सबको पूरा करने में बताइए रास्ता को कितना फंड, कितना के को योजना घुस गया उसमें। तो इस तरह का तो काम करता है। फंड मिलेगा 2 लाख को मुखिया को कराने हैं, 2 लाख में 5-10 साल में जोड़ते जुड़े, इस तरह की स्थिति है। तो सर कोई भी बात हो तो सरकार के फंड के हिसाब से ही बात हो। हमको मिला 10 लाख, हम 15 लाख को कार्य नहीं कर सकते हैं, तो 10 लाख है। लेकिन जनता सोचता है कि बहुत माल ले लिया है और ये सब ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं होता। नीतीश सरकार में काम कागज़ पर नहीं हुआ, ज़मीन पर होगा, ज़मीन पर काम होगा। हमारे के यहाँ मेरी कार्य को माप करने के लिए, जांच करने के लिए डीडीसी तक आए हैं, इंच फीट से न पाए हम किसी तरह कुछ में नहीं ये हुआ, ऐसी बात। एक और वहाँ पे देखे आपके जरखा पंचायत में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं के बीच में एक उत्क्रमित स्कूल है। हाँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तो वो पूरी रोड के किनारे एकदम खेत के बीच में है। और वहाँ बच्चों को, पेरेंट्स को आने में ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर विद्यालय के लिए, उस रोड के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन, रोड के लिए हम ये कर सकते हैं सर कि जब आदमी हमारे समय में जब योजना में डाल दिए, योजना पास हो गई, जब हम उस पर कार्य करने की विधि को अति करने लगे, तो ज़मीन दाता जिसका ज़मीन रास्ते में पड़ा, उन्होंने बाधक डाला कि हम नहीं बनने देंगे, हम अपने ज़मीन में 1 फीट 2 फीट नहीं देंगे। तो न देने के कारण वो रुका हुआ। हम तो बोल रहे हैं कि आज भी ज़मीन दें। मैं कोई प्रतिनिधि हूँ, मैं रास्ता को बना देता हूँ, जैसे बनाना है बना देंगे हम रास्ता। विद्यालय के लिए हम हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब ज़मीन ही न दीजिएगा तो हम किस चीज़ पर ले जाएंगे रास्ता। विद्यालय बनाने से पूर्व भी हम इस बात को कहा था कि पहले रास्ता को तलाश लीजिए, तब उस जगह पर ज़मीन स्कूल को स्थापित कीजिए, लेकिन लोग माने नहीं। बन जाएगा, मिल जाएगा, कहाँ मेरा ज़मीन इतना बड़ा दे सकते हो तो उस ज़मीन दाता से सब लोग मिल के मांग नहीं कर सकते हैं। अगर उसका मुआवजा भी देने की बात हो तो चंदा करके हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए पहल करेंगे, फिर पहल करेंगे, ऐसे छोड़ नहीं देंगे, आखिर तो बनाना है। इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आ पाएंगे? जो भी विकास का कार्य आप पिछले 10 वर्षों में किए थे और अभी जो अधूरा रह गया है, तो किन किन मुद्दों को फिर से आप लेकर आ रहे हैं? मेरा मुद्दा सिर्फ एक होगा, जिसमें आपको शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लाने की ज़रूरत है। शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद समाज में जो बुराई कुरीति फैला हुआ है, अतिक्रमण करने का, रास्ता को अवरुद्ध करने का, उस पर हम चोट करेंगे, उसका पहले हम निराकरण करेंगे। रास्ता को साफ रखो, गंदगी मत फैलाओ, अतिक्रमण मत करो, इस पर हम रोकथाम करने जा रहे हैं, समझ गए सर। और उसके बाद डीलर से संबंधित जो राशन कार्ड पर जो घोटाला चलता है, 5 किलो सरकार देती है, 4 किलो करते हैं लोग, तो खैर ये सब बात है, इसमें सुधारने की ज़रूरत है। उन लोग को, डीलर के भी मजबूरी होता है, इन लोग को भी मजबूरी होता है। क्या मजबूरी होता है? जैसे
वो लोग गए लाने बोड़ा, अब ले गए तो वहाँ से 40 किलो बोड़ा में अनाज है, सब ऊपर ही से मारा हुआ सेंध है, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो वो भी 4 किलो दिया, कभी 5 किलो दे दिया। लेकिन अब ये है कि जब ऊँगठा फिंगर लगने से पर मंथ राशन मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। लेकिन एक सरकार की पॉलिसी भी गलत है, इसको हम खंडन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। इसलिए आवाज़ उठाएंगे कि वास्तविक गरीब कौन है उसकी परख नहीं है, उसकी पहचान नहीं की जा रहा है। कह तो रहे हैं कि किसान भी वहाँ लाभ लेता है कि हम किसान हैं, साल में 6,000 रुपया ले लेना है सरकार के, जो मोदी सरकार कहती है वो भी लेंगे, और इधर BPL का कार्ड भी बनाएंगे। क्या वो राशन उपयोग हो, या तो जानवर के नाद में जा रहा है या तो दुकानदार भी जा रहा है। तो ये पॉलिसी गलत है, इसको जांच परखा किया जाए, पंचायत में इस पर कानून बना करके जांच कर दिया जाए कि वास्तविक गरीब है कौन। गरीब उसको कहते हैं, BPL धारी उसको कहते हैं जो सुबह खाता है तो शाम को खाने का उसका ठिकाना नहीं मिलता है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाना होगा ठोस। आपको तो लंबा समय मिल गया जी, जब आप 10 साल थे, जब आपको 5 साल मिल गया पंचायत में रहने का। जी। तो उन 5 सालों में आपने कितना जनता के बीच में जाके अपना थोड़ा सा पकड़ बनाया है? आपको चुनाव आ गया है, हम 5 साल के अंदर कैसा चुनाव इनाम हारने के बाद भी सर, हम कभी जनता से अलग नहीं हुए। जनता के बीच उसके दुखों के साथ, उसके खुशियों के साथ हमेशा उस पर हम खड़ा रहे हैं। ये पूछने की ज़रूरत है, पंचायत में जानने की ज़रूरत है कि मुखिया जी को आपने किसी चीज़ में बुलाया या दावत दिया, हम वहाँ मौजूद हैं कि नहीं। हर जगह पर किसी तरह मामला विवाद कहीं पर आ जाता है, वहाँ भी मैं खड़ा हूँ तो क्या लगता है कि न्याय के लिए। तो पिछले 10 साल जो आपने काम किया जी, तो उसकी जनता इस बार आपको इनाम देगी? इस बार ज़रूर देगी। हमारे साथ में अब्दुल मतीन जैसा बता रहे थे कि हमने 10 साल तक काम किया था पंचायत में, और इस बार फिर से हम चुनावी मैदान में हैं। एक बार मौका फिर से दीजिए। पिछले किए गए कार्यों को देखते हुए इस बार जनता इनाम के बदले में फिर से, इनका पूरा विश्वास है कि जनता इस बार इनको पुनः वर्तमान मुखिया देखना चाहते हैं, और इस बार फिर से अगर ये मुखिया बनते हैं तो इनका जो भी किए गए अधूरे कार्य है वो फिर से आगे कार्य करेंगे और एक अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ। किस पंचायत से? जरखा पंचायत से। अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, हाँ, तो इस बार आपके दिल में कौन है? कैसे प्रत्याशी को आपने तलाशा है, और आपके कौन होंगे जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि मैं वैसे लोगों को मैं तलाश रहा हूँ जो जनता के बीच रहे और जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करे। ये नहीं कि मौगा की तरह घर में रहे। उस व्यक्ति को मैं अपने पंचायत से बाहर निकालने का काम करूँगा, और जो शेर है उसको मैं लाऊंगा ताकि जनता की आवाज़ को बुलंद करे और हक की लड़ाई लड़े। इसलिए मैं अभी पूर्व जो मुखिया हमारे थे 10 साल कार्य किए हैं, उन्होंने अपना ये रंग दिखलाया था, और ये तो मतलब पीछे की ओर हमारे पंचायत को लेकर चला गया है। तो क्या लगता है आपको कि पूर्व जो मुखिया थे इस बार अगर फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो इनका भरपूर समर्थन मिलेगा? भरपूर समर्थन है। जनता तो उनको इनाम देगी, इनाम के रूप में कि लीजिए भाई, अपना फिर से आप अपना गद्दी को संभाल लीजिए।